आले उस्मान की हुकूमत यानी खिलाफत उस्मानिया जुलाई सन 1299 ईस्वी में कायम हुई और 1 नवंबर सन 1922 ईस्वी तक कायम रही। इन तकरीबन 623 सालों तक 36 उस्मानी सलातीन ने फरमारवाई की। अजीब इत्तेफाक है कि खिलाफत उस्मानिया के बानी उस्मान अव्वल के वालिद का नाम अमीर एर्तुगरुल गाजी था, जो शुजाअत का पैकर और जज्बा शहादत से सरशार थे। और तकरीबन 623 साल बाद खिलाफत उस्मानिया के आखिरी शहजादे का नाम भी एर्तुगरुल उस्मान था। यानी सन 1299 ईस्वी में खिलाफत उस्मानिया का आगाज एर्तुगरुल से हुआ और तकरीबन 623 साल बाद खिलाफत उस्मानिया का इख्तिताम भी एर्तुगरुल पर हुआ। आखिरी उस्मानी सुल्तान अब्दुल मजीद सानी थे, जिन्हें रस्मी तौर पर खलीफा मुकर्रर किया गया था। सल्तनत उस्मानिया के आखिरी खलीफा और सुल्तान अब्दुल मजीद सानी को 3 मार्च सन 1924 को माजूल कर दिया गया और सल्तनत उस्मानिया हमेशा के लिए खत्म हो गई। नाज़रीन, आज की इस मुख्तसर वीडियो में आपको सल्तनत उस्मानिया के उरूज ज़वाल की मुकम्मल दास्तान और तमाम सलातीन का मुख्तसर तारुफ और तारीखी दस्तावेजात में से हालात जिंदगी की झलकियां दिखाई जाएंगी। नाज़रीन, अमीर उस्मान गाजी या उस्मान अव्वल खिलाफत उस्मानिया के बानी थे। आपके वालिद का नाम अमीर एर्तुगरुल गाजी था। आपने जुलाई 1299 ईस्वी से लेकर 9 अगस्त 1327 ईस्वी तक हुकूमत की। आपने सन 1302 में जंग बाफयूस लड़ी और सन 1326 में बुरसा का मुआसरा किया। आपकी वफात के बाद आपके बेटे और खान गाजी ने 9 अगस्त सन 1327 से लेकर मार्च सन 1362 तक सल्तनत उस्मानिया की बागडोर संभाली। उनके दौर में पहली मर्तबा तुर्क अफवाज यूरोप में दाखिल हुई और दुनिया की पहली मुनज्जम फौज करार दी जाने वाली यनीचरी भी उन्हीं के दौरे हुकूमत में बनाई गई। उनकी वफात के बाद उनके बेटे सुल्तान मुराद अव्वल का दौरे हुकूमत मार्च सन 1362 से 15 जून 1389 तक रहा। मुराद अव्वल सल्तनत उस्मानिया के पहले सुल्तान थे जो शहीद हुए, जबकि उनके आबाओ अजदाद गाजी थे। मुराद अव्वल के दौरे हुकूमत में सन 1364 में पहली मर्तबा बल्गारिया ने खिलाफत उस्मानिया को खिराज देना शुरू किया और सल्तनत उस्मानिया का पहला दारुल हुकूमत अदरना 1369 में सुल्तान मुराद अव्वल ने फतह किया। आपको सन 1389 में जंग कोसोवो में मसीहियों ने शहीद कर दिया। सुल्तान मुराद अव्वल की शहादत के बाद उनका बेटा सुल्तान बना, जिसका नाम बायजीद अव्वल यल्दरम था। नाज़रीन, सुल्तान बायजीद अव्वल यल्दरम ने 16 जून सन 1389 से लेकर 8 मार्च 1403 तक सल्तनत उस्मानिया पर हुकूमत की। बायजीद अव्वल यल्दरम की फतूहात में बल्गारिया की फतह भी शामिल है। आपने 20 जुलाई सन 1402 में जंगे अनकरा भी लड़ी। नाज़रीन, सुल्तान बायजीद अव्वल यल्दरम पहला उस्मानी सुल्तान था जो ईसाई बीवी के बायस शराब नोशी की लत में पड़ गया और उसके बाद खिलाफत उस्मानिया का जवाल शुरू हो गया। नाज़रीन, उसके बाद तकरीबन 10 साल के अरसे को जमाना तातुल कहा जाता है और 20 जुलाई सन 1402 से लेकर 1413 तक तकरीबन 10 साल सल्तनत उस्मानिया का कोई भी हुक्मरान नहीं था। सल्तनत उस्मानिया के वारिसों के दरमियान एक दूसरे से तख्त नशीनी की खातिर जंगें जारी थी और मुख्तलिफ इलाकों पर मुख्तलिफ शहजादे काबिज हो चुके थे, जिनके नाम मुर्रिखीन ने ईसा, सुलेमान, मूसा और मुहम्मद लिखे हैं। यह वो जमाना था जब बज़ाहिर खिलाफत उस्मानिया खत्म हो चुकी थी। इसकी वजह यह है कि सल्तनत उस्मानिया के चौथे सुल्तान बायजीद अव्वल यल्दरम को तैमूर लंग जंग अनकरा में गिरफ्तार करके पिंजरे में कैद करके साथ ले गया था। बायजीद अव्वल यल्दरम की वफात के बाद खिलाफत उस्मानिया का दोबारा उरूज शुरू होता है और यह तकरीबन सन 1413 का जमाना है, जब उनका बेटा मुहम्मद अव्वल खिलाफत उस्मानिया का सुल्तान बना। नाज़रीन, सुल्तान मुहम्मद अव्वल 5 जुलाई सन 1413 से लेकर 26 मई 1421 तक सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान रहे। आपको सल्तनत उस्मानिया का दूसरा बानी भी कहा जाता है
اور یہ پہلا عثمانی سلطان تھا جس نے پہلی بار قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا اور دارالحکومت کو برسا سے ادرنا منتقل کر کے سلطنت عثمانیہ کو ختم ہونے سے بچایا اور بغاوتوں کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ البانیہ سمیت کئی علاقے فتح کر کے سلطنت عثمانیہ میں شامل کیے۔ ان کی وفات کے بعد ان کا بیٹا سلطان مراد ثانی حکمران بنا۔ ناظرین، سلطان مراد ثانی سلطنت عثمانیہ کے پہلے سلطان تھے جو 2 مرتبہ سلطنت عثمانیہ کا تخت اپنے بیٹے کے حوالے کر کے صوفیاء کی محفلوں میں چلے گئے تھے اور سلطنت عثمانیہ کے نیک سلاطین میں سلطان مراد ثانی کا نام سر فہرست ہے۔ آپ کا پہلا دور حکومت سن 1421 سے لے کر 1444 تک، جبکہ دوسرا دور حکومت 1446 سے لے کر 1451 تک تھا۔ آپ کا دور حکومت بلکان اور اناطولیہ میں زبردست جنگوں کا دور تھا جس میں انہوں نے شاندار فتوحات حاصل کی۔ ان کے بعد ان کے بیٹے سلطان محمد ثانی المعروف سلطان محمد فاتح قسطنطنیہ سلطنت عثمانیہ کے حکمران بنے۔ سلطان محمد فاتح وہ عظیم سلطان تھے جنہوں نے سن 1453 میں قسطنطنیہ کو فتح کر کے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کو حق ثابت کیا۔ آپ بھی 2 بار تخت نشین ہوئے۔ پہلی بار 1444 سے 1446 تک محض 11 سال کی عمر میں 2 سال سلطنت عثمانیہ کے سلطان رہے، جبکہ اس کے بعد 1451 سے 1481 تک خلافت عثمانیہ کی بات دوڑ سلطان محمد فاتح کے ہاتھ میں رہی۔ انہوں نے پہلی مرتبہ سلطنت عثمانیہ کے لیے باقاعدہ قوانین مرتب کیے اور کئی علاقوں کو فتح کر کے خلافت عثمانیہ کا حصہ بنایا، اور سلطان محمد فاتح کے دور میں حکومت میں علم و ہنر نے خوب ترقی کی اور آپ کا جانشین آپ کا بیٹا سلطان بایزید ثانی ٹھہرا۔ سلطان بایزید ثانی نے سن 1481 سے لے کر سن 1512 تک سلطنت عثمانیہ پر حکومت کی۔ سلطان بایزید کے دور میں کئی بغاوتوں نے جنم لیا اور سلطنت خانہ جنگی کا شکار رہی۔ آپ کے تخت و تاج کا وارث آپ کا بیٹا سلطان سلیم اول تھا۔ ناظرین، سلطان سلیم اول کو خلیفۃ الاسلام، امیر المومنین اور خادم حرمین شریفین کے القابات سے یاد کیا جاتا ہے، جن کا دور حکومت 1512 سے 1520 تک رہا۔ سلطان سلیم کے دور میں ہی خلافت عباسی خاندان سے عثمانی خاندان میں منتقل ہوئی اور مکہ و مدینہ کے مقدس شہر عثمانی سلطنت کا حصہ بنے اور مصر خلافت عثمانیہ کا صوبہ بنا۔ ناظرین، سلطان سلیم اول کے دور حکومت میں امیر البحر خیر الدین پاشا باربروسا نے خلافت عثمانیہ کی اطاعت قبول کی۔ ناظرین، سلطان سلیم اول کی وفات کے بعد ان کے بیٹے سلطان سلیمان اعظم القانونی خلافت عثمانیہ کے سلطان بنے۔ آپ نے سن 1520 سے 1566 تک سلطنت عثمانیہ کی باغ ڈور سنبھالی۔ آپ کے دور حکومت میں محاصرہ بلغراد سن 1521 میں ہنگری افواج نے عثمانیوں کے ہاتھوں شکست کھائی اور بلغراد سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا گیا۔ پارگلی ابراہیم پاشا کو وزیر اعظم سلطنت عثمانیہ مقرر کیا گیا، جو سلطنت عثمانیہ کا پہلا باقاعدہ وزیر اعظم مقرر ہوا۔ 1534 سے 1536 تک سلطان سلیمان اعظم القانونی نے عراق کی 2 مہمات میں بغداد کو فتح کر لیا۔ پارگلی ابراہیم پاشا کو 15 مارچ سن 1536 کو بغاوت کے جرم میں تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ ناظرین، اگرچہ سلطنت عثمانیہ کے قوانین بنانے کی وجہ سے سلطان سلیمان کو اعظم القانونی اور عالیشان کے القابات سے پکارا جاتا ہے، مگر ان کے کچھ فیصلے ان کے اپنے لیے پچھتاوے کا باعث بنے اور ان کی گردن پر اپنے جوان بیٹے مصطفیٰ سمیت کئی بے گناہوں کے خون کے چھینٹے بھی ہیں۔ سلطان سلیمان اول کی وفات 7 ستمبر 1566 کو ہوئی اور ان کا بیٹا سلیم ثانی تخت نشین ہوا اور سلیم ثانی نے 1574 تک سلطنت عثمانیہ پر حکومت کی۔ سلیم ثانی ہورم سلطان کا بیٹا تھا۔ ناظرین، سلیم ثانی نے 8 سال حکومت کی، زیادہ تر وقت حرم میں گزارا۔ یہ وہ سلطان تھا جس نے شراب نوشی کی ممانعت کو ختم کیا کیونکہ وہ خود شراب پیتا تھا۔ اس کے دور حکومت میں تمام ریاستی انتظامات صدر اعظم
मोहम्मद पाशा ने संभाले हुए थे। सलीम सानी की वफात के बाद 1574 से 1595 तक उसका बेटा मुराद सालिस सुल्तान बना, जो अपने बाप की तरह अय्याश था और हरम में ज्यादा जोर औरतों का चलता था। और मुराद सालिस के दौरे हुकूमत में माशी तौर पर सल्तनत उस्मानिया कमजोर होने लगी। अलबत्ता हुकूमती मामलात सदर आजम मोहम्मद पाशा के पास ही थे। मुराद सालिस की वफात के बाद उसका बेटा मोहम्मद सालिस तख्त नशी हुआ। यह जवाल पजीर सल्तनत उस्मानिया का दौर था। नाजरीन, सल्तनत उस्मानिया में तख्त संभालने के साथ ही कत्ले बरादरान की कभी रस्म का आगाज सुल्तान मोहम्मद फातेह के दौर में हुआ और आहिस्ता आहिस्ता यह रस्म जोर पकड़ती गई। इसकी बुनियादी वजह नए सुल्तान के लिए बगावत के खतरात को कम करना था। मगर सुल्तान मोहम्मद सालिस का तख्त संभालना बरादर कुशी के इस सिलसिले में एक स्याह बाब का इजाफा था और 27 भाइयों का कत्ल मोहम्मद सालिस को उस्मानी तारीख में नापसंदीदा तरीन किरदारों में शामिल करने के लिए काफी था। उसने अपनी 20 से जायद बहनों को भी कत्ल किया। उसमें हुक्मरानी का कोई गुर न था और तमाम तर इख्तियारात उसकी वालिदा सफिया सुल्तान के हाथ में थे। उसके दौर का अहम वाकया हंगरी में ऑस्ट्रिया और उस्मानियों के दरमियान जंग थी, जो सन 1596 से 1606 तक जारी रही। जंग में उस्मानियों की शिकस्त के बायस सुल्तान मोहम्मद सालिस को अफवाज की कयादत खुद संभालनी पड़ी और वो सुलेमान आजम अल कानूनी के बाद मैदान जंग में उतरने वाला पहला उस्मानी हुक्मरान था। सन 1596 में मुआलिजीन ने सुल्तान को कसरत शराब नोशी और बिस्यार खोरी से पैदा होने वाले अमराज के बायस मैदान जंग में उतरने से मना कर दिया। उन जंगों में फुतवात के बायस मोहम्मद सालिस के दौर में जवाल पजीर सल्तनत उस्मानिया को कोई और धचका नहीं पहुंचा। नाजरीन, कसरत शराब नोशी के बायस सुल्तान मोहम्मद सालिस की वफात के बाद उनका बेटा अहमद अव्वल 1603 से 1617 तक सल्तनत उस्मानिया का हुक्मरान रहा। ये सल्तनत उस्मानिया के नेक हुक्मरानों में शुमार किए जाते हैं। अगरचे सुल्तान अहमद अव्वल के दौरे हुकूमत में हंगरी और ईरान में जंगों के फैसले सल्तनत उस्मानिया के हक में नहीं हुए, मगर सल्तनत उस्मानिया में इस्लामी इनकलाब आया। सुल्तान अहमद अव्वल ने शराब नोशी पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी और भाइयों के कत्ल की कभी रस्म को भी खत्म कर दिया। नाजरीन, सुल्तान अहमद अव्वल सल्तनत उस्मानिया के पहले हुक्मरान शायर भी थे जो बख्ती का तखल्लुस इस्तेमाल करते थे। वो दीन इस्लाम की तरफ माइल थे। आपने इस्लामी कवानीन की बहाली के लिए इकदामात भी किए और शराब नोशी की पाबंदी का हुक्म सादिर किया और नमाज जुम्मा के मौका पर तमाम अफराद की मौजूदगी को भी लाजमी करार दिया, जिसके बाद वो गरीबों में खैरात तकसीम किया करते। आज अहमद अव्वल को इस्तांबुल में वाक़े सुल्तान अहमद मस्जिद के बायस याद किया जाता है, जो नीली मस्जिद भी कहलाती है। ये मस्जिद इस्लामी और उस्मानी तर्ज तामीर का एक अजीम शाहकार है और जब तक इस्लामी फन तामीर का यह हसीन नमूना कायम रहेगा, सुल्तान अहमद अव्वल का नाम जिंदा रहेगा। इस मस्जिद के गिर्द वाक़े इलाका सुल्तान अहमद के नाम से मौसूम है। इसी मारूफ मस्जिद यानी नीली मस्जिद के दामन में सुल्तान अहमद अव्वल की आखिरी आरामगाह वाक़े है। नाजरीन, सुल्तान अहमद अव्वल की वफात के बाद उनके छोटे भाई शहजादा मुस्तफ़ा ने सुल्तान मुस्तफ़ा अव्वल की हैसियत से उस्मानी तख्त संभाला। अब तक 14 पुश्तों से खिलाफत उस्मानिया की विरासत बाप से बेटे को मुंतकिल होती थी और यह पहला इत्तेफाक था कि बेटे की जगह भाई वारिस तख्त हुआ, क्योंकि सुल्तान अहमद अव्वल की वफात के वक्त उनका बेटा उस्मान इंतहाई कम उम्र था। सुल्तान मुस्तफ़ा अव्वल की उम्र ज्यादातर हरम में गुजरी। इसी वजह से वो ज़ईफुल अकल और उमूर सल्तनत से बिल्कुल बेखबर था। मुस्तफ़ा की गैर दानिशमंदाना पॉलिसियों और नाअहलियत की बिना पर उमराए सल्तनत ने उसको सिर्फ 3 माह बाद ही 16 फरवरी सन 1618 को तख्त सल्तनत उस्मानिया से उतार कर सुल्तान अहमद अव्वल के मैज़ 13 साल बड़े बेटे उस्मान को तख्त पर बिठा दिया और वो सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान बन गए। आपस में चचा और भतीजे के दरमियान अंदरूनी तौर पर साजिशें शुरू हो गईं। तकरीबन 4 साल के अंदर अंदर
खलीफा उस्मान सानी को एक मर्तबा फिर इख्तिदार से अलहदा कर दिया गया और उनकी जगह दोबारा चचा मुस्तफा ने ले ली। नाज़रीन, 20 मई सन 1622 को बागी उमरा ने माजूल सुल्तान खलीफा उस्मान सानी को कत्ल कर दिया और अगले 1 बरस तक मुस्तफा एक मर्तबा फिर खलीफा रहा। उस्मानी सल्तनत आपस की साजिशों में इस कदर मसरूफ हो चुकी थी कि उस दौरान कोई काबिल जिक्र फतह हासिल न हो सकी। सुल्तान मुस्तफा अव्वल सल्तनत उस्मानिया का 15वां सुल्तान था। उसे 1 साल के बाद एक मर्तबा फिर माजूली का मुंह देखना पड़ा। 20 जनवरी सन 1639 को वो अपनी तभी मौत मरा। यूं खिलाफत उस्मानिया का ताज सुल्तान मुराद राबे के सर पर सजाया गया। सन 1623 से 1640 तक वो उस्मानी सल्तनत के खलीफा और खादिम हरमैन शरीफैन रहे। वो सुल्तान अहमद अव्वल का बेटा था। सुल्तान मुराद राबे ने तमाम उम्र बागियों की सरकोबी में सर्फ की और एक दिन भी आराम से नहीं बैठा, यानी चरी की सरकशी को खत्म करने में कामयाब हुआ। सुल्तान मुराद राबे के आखिरी अय्याम में बायजीद का कत्ल एक अहम मोड़ था, जो बगावत के इल्जाम में सुल्तान मुराद राबे के जेर अताब आ गया था। इसके अलावा सुल्तान मुराद राबे ने तमाम शहजादे कत्ल करवा दिए थे, मगर शहजादा इब्राहिम खुशकिस्मती से बच गया। सुल्तान मुराद राबे जवानी में ही 17 बरस हुकूमत करने के बाद 8 या 9 फरवरी सन 1640 को इंतकाल कर गया। मुराद राबे ने अपने पीछे कोई औलाद नहीं छोड़ी थी, इसलिए उसके मरने के बाद मुत्तफिका तौर पर छोटे भाई इब्राहिम अव्वल बिन सुल्तान अहमद अव्वल को उस्मानी सल्तनत का खलीफा मुकर्रर किया गया। सुल्तान इब्राहिम दीनदार और साहिब इल्म सुल्तान की हैसियत से सामने आए। उनके दौर में यूरोप के मार्ज पर जारी जंगों का खात्मा हुआ और सुलह के ऐसे मुआहदे हुए जिनकी बदौलत यूरोप के मार्ज पर देर पा अमन कायम हो गया। खलीफा इब्राहिम का एक अहम कारनामा जजीरा क्रीट की फतह था, मगर उस फतह के बाद यनीचरी ने तनख्वाहें बढ़ाने के लिए बगावत कर दी। सुल्तान इब्राहिम के खिलाफ शोरश बर्पा हो चुकी थी, जिसकी वजह से सुल्तान इब्राहिम अव्वल को अपने 7 साला बेटे मोहम्मद के हक में दस्तबरदार होना पड़ा। नाज़रीन, 28 अगस्त सन 1648 ईस्वी को हंगामे इतने शदीद हो चुके थे कि बागी अफवाज ने सुल्तान इब्राहिम अव्वल को एक हमले में शहीद कर दिया। सुल्तान इब्राहिम अव्वल की मुद्दत खिलाफत सिर्फ 8 बरस 9 माह रही। उस्मानी सल्तनत का 19वां सुल्तान अब महज 7 बरस का एक बच्चा था, जिसका नाम मोहम्मद राबे था, जिसकी उम्र का ख्याल करते हुए सल्तनत मुफ्ती आजम और सदर आजम मोहम्मद के हवाले कर दी गई। उस दौरे हुकूमत में सल्तनत उस्मानिया यूरोप में अपनी इलाकाई तोसी के उरूज को पहुंची। सुल्तान मोहम्मद राबे सन 1648 से 1687 तक सुल्तान रहे। वो 2 जनवरी 1642 को तोप कापी महल इस्तांबुल तुर्की में पैदा हुए और 6 जनवरी सन 1693 को अदरना के मकाम पर वफात पाई। सुल्तान मोहम्मद राबे की वफात के बाद उनके छोटे भाई सुल्तान सुलेमान सानी 1687 से 1691 तक खिलाफत उस्मानिया के सुल्तान रहे। वो 15 अप्रैल 1642 को तोप कापी महल इस्तांबुल में पैदा हुए और 1691 में अपने इंतकाल तक ओहदा सुल्तानी पर मौजूद रहे। उनकी जिंदगी का बेशतर हिस्सा हरम में ही गुजरा। उस्मानी सल्तनत के दौर में कई शहजादों की तवील जिंदगियां हरम में गुजरी ताकि वो सुल्तान के खिलाफ बगावत न कर सकें। सन 1687 में अपने भाई के तख्त से हटाए जाने के बाद इख्तिदार पर बैठे। उनके दौर में ज्यादातर इख्तियारात सदर आजम अहमद फाजल के हाथ में रहे। 1691 में सुल्तान सुलेमान सानी अदरना महल में इंतकाल कर गए और उनकी वफात के बाद उनके भाई सुल्तान अहमद सानी सल्तनत उस्मानिया के 21वें सुल्तान की हैसियत से तख्त नशी हुए। अहमद सानी का दौर हुकूमत 1691 से 1695 तक रहा। वो सुल्तान इब्राहिम अव्वल के साहिबजादे थे और अपने भाई सुलेमान सानी की जगह तख्ते सल्तनत उस्मानिया पर जलवा अफरोज हुए। मुस्तफा का बतौर सदर आजम इंतखाब अहमद सानी के मुख्तसर दौरे हुकूमत का बेहतरीन कदम गिरदाना जाता है। अहमद सानी के सुल्तान बनने के चंद हफ्तों बाद ही सल्तनत उस्मानिया को लुइस विलियम की जेर क़यादत ऑस्ट्रिया के हाथों एक जंग में बदतरीन शिकस्त से दो चार होना पड़ा और यूं उस्मानी हंगरी से निकालकर
बाहर कर दिए गए। 4 साल दौरे हुकूमत में शिकस्त दर शिकस्त के बाद सुल्तान अहमद सानी गम और बीमारियों का शिकार होकर चल बसा। नाजरीन, सुल्तान अहमद सानी की वफात के बाद सुल्तान मुस्तफा सानी 1695 से 1703 तक सल्तनत उस्मानिया के तख्त पर बैठा रहा। वो 1664 में अदरना में पैदा हुआ। वो सुल्तान मोहम्मद राबे का बेटा था जो मलिका राबिया सुल्तान के बतन से पैदा हुआ था। उसके दौरे इक्तदार का सबसे अफसोसनाक वाकया एक मुआहदा था जिसे सल्तनत उस्मानिया के जवाल का नुक्ताए आगाज समझा जाता है। उस मुआहदे के नतीजे में हंगरी सल्तनत उस्मानिया के दायरा इख्तियार से निकल गया। अपने दौरे इक्तदार के आखिरी अय्याम में मुस्तफा ने सुल्तान के इख्तियारात को बहाल करने की कोशिश की जो 17वीं सदी के वस्त में उस वक्त से अलामती हैसियत इख्तियार करते जा रहे थे जब मोहम्मद राबे ने अपने इंतजामी इख्तियारात सदर आजम को दे दिए थे। मुस्तफा ने वफादार उस्मानी घुड़सवारों तीमार को इस्तेमाल किया मगर वो मंसूबा नाकाम हो गया और उसे तख्ते सल्तनत उस्मानिया से हटा दिया गया। इस वाक़े को तारीख में वाक़याए अदरना के नाम से जाना जाता है। उसी साल सुल्तान मुस्तफा सानी तोपकापी महल इस्तांबुल में इंतकाल कर गया। मुस्तफा सानी ने 2 शादियां की जिनमें सालिया सुल्तान के वतन से महमूद अव्वल और शहसवार सुल्तान के वतन से उस्मान सालिस पैदा हुए। मुस्तफा सानी की वफात के बाद अहमद सालिस खिलाफत उस्मानिया की बागडोर संभालने वाला सुल्तान था। वो 30 या 31 दिसंबर 1673 को बल्गारिया के एक कस्बे में पैदा हुए और 1 जुलाई 1736 को वफात पाई। उन्होंने 1607 में पैदा होने वाली आयशा से शादी की। वो सुल्तान मोहम्मद राबे का बेटा था। सुल्तान मोहम्मद राबे ने यूनान की मलिका राबिया से शादी की थी जो वालिदा सुल्तान अहमद सालिस थी। नाजरीन, सुल्तान अहमद सालिस के बाद महमूद अव्वल 1730 से 1754 तक खिलाफत उस्मानिया के सुल्तान रहे। वो 2 अगस्त 1696 को अदरना महल में पैदा हुए और 13 दिसंबर 1754 को तोपकापी महल के मकाम पर वफात पाई। वो मुस्तफा सानी के बेटे थे और उनकी वालिदा सुल्तान सालिया सुल्तान थी। उन्होंने हाजा अली जनाब नामी एक औरत से शादी की थी। सुल्तान महमूद अव्वल के बाद उस्मान सालिस सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान थे। उस्मान सालिस ने 1754 से 1757 तक हुकूमत की। नाजरीन, उस्मान सालिस 2 जनवरी 1699 को अदरना महल में पैदा हुए। वो महमूद अव्वल के छोटे भाई और मुस्तफा सानी के बेटे थे और उनकी वालिदा सुल्तान शहसवार सुल्तान थी। उन्होंने लैला नामी एक खातून से शादी की थी। सुल्तान उस्मान सालिस ने मामूली दर्जे की तालीम पाई और जवानी से ही बुरे कामों में मुब्तला हो गया। उसे शतरंज से दिली रगबत थी। नाजरीन, सन 1754 में जंग हफ्त साला शुरू हुई जिसमें मगरबी हुकूमतों को 2 मुखालिफ जमातों में तकसीम करके 7 साल तक वस्ती मगरिब को जंग का मैदान बनाए रखा मगर उस्मान सालिस ने इससे कोई फायदा हासिल नहीं किया। इसलिए उसकी हमसाया हुकूमतों से कोई जंग नहीं हुई। सल्तनत के अंदरूनी नज़्म नस्क का सिलसिला उसी तरह चलता रहा जो उसके पेशरू के दौर में था। सुल्तान उस्मान सालिस ने 58 साल की उम्र में 30 अक्टूबर सन 1757 को तोपकापी महल इस्तांबुल में वफात पाई। नाजरीन, सुल्तान उस्मान सालिस की वफात के बाद सुल्तान मुस्तफा सालिस 1757 से 1774 तक खिलाफत उस्मानिया के सुल्तान रहे। वो 18 या 28 जनवरी 1717 को अदरना महल में पैदा हुए और 21 जनवरी 1774 को तोपकापी महल इस्तांबुल के मकाम पर वफात पाई। वो सुल्तान अब्दुल हमीद अव्वल के भाई और अहमद सालिस के बेटे थे और उनकी वालिदा सुल्तान अमीना मेहर शाह सुल्तान थी। उन्होंने जिनेवा की मेहर शाह नामी एक खातून से शादी की थी जिससे उनके 2 बेटे सलीम और मोहम्मद और 5 बेटियां थीं। उनकी वफात के बाद सल्तनत उस्मानिया के 27वें सुल्तान का नाम सुल्तान अब्दुल हमीद अव्वल था। सुल्तान अब्दुल हमीद अव्वल का दौर 1774 से 1789 तक रहा। नाज़रीन, अब्दुल हमीद अव्वल ने अपनी जिंदगी के इब्तिदाई 43 साल का बेशतर अरसा हरम में गुजारा। सुल्तान बगावत के खतरे के पेश नजर शहजादों को हरम में
कैद कर दिया करते थे, उन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम वालिदा राबिया शर्मी सुल्तान से हासिल की, जिन्होंने अब्दुल हमीद को तारीख और खत्ताती के उलूम सिखाए। हरम की मुक़य्यद जिंदगी गुजारने के बायस अब्दुल हमीद अव्वल रियासती मामलात पर कोई गहरी नजर नहीं रखते थे और इस तरह मुशीरों के रहमो करम पर रह गए। अलबत्ता हरम की तरबियत ने उन्हें बहुत मजहबी और अमन पसंद तबीयत दी। उनकी हुकूमत के आगाज के अगले ही साल सल्तनत उस्मानिया को जंग कोलोया में बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसके बायस उनको 1774 में जिल्लत आमेज मुआहदा कूचक किनारी पर दस्तखत करना पड़े, जो उनके जवाल के आगाज की वाज़े दलील थी। अपनी तमाम तर नाकामियों के बावजूद सुल्तान अब्दुल हमीद अव्वल को सबसे रहमदिल उस्मानी सुल्तान तस्लीम किया जाता है। उनकी मजहबी तबीयत के बायस लोग उन्हें वली कहा करते थे। नाज़रीन, सुल्तान अब्दुल हमीद अव्वल की वफात के बाद सुल्तान सलीम सालिस 1789 से 1807 तक सल्तनत उस्मानिया के हुक्मरान रहे। सल्तनत उस्मानिया के जवाल को रोकने और तरक्की की राह पर डालने के लिए जिन उस्मानी सलातीन ने काबिल कदर खिदमात सरंजाम दी, उनमें सुल्तान सलीम सालिस का नाम सरे फहरिस्त है। सुल्तान सलीम सालिस और मैसूर के टीपू सुल्तान का जमाना एक ही था। उन्होंने तालीम आम करने और जदीद उलूम की अशात की कोशिश की। उनके दौर में फन जंग से मुताल्लिक किताबों का फ्रांसीसी जबान से तुर्की जबान में तर्जमा किया गया। बर्री और बहरी फौजों को नए सिरे से मुनज़्ज़म किया गया और नई तंजीम साजी को निज़ाम जदीद का नाम दिया गया। फ्रांसीसी इंजीनियर्स और तोपचियों की मदद से तोप ढालने के जदीद तर्ज के कारखाने कायम किए गए। जागीरदारी निजाम इस्लाहात की राह में बड़ी रुकावट था। सुल्तान सलीम सालिस ने जागीरदारी निजाम भी मुकम्मल खत्म कर दिया। नाज़रीन, सुल्तान सलीम सालिस के बाद सुल्तान मुस्तफा राबे 1807 से 1808 तक खिलाफत उस्मानिया के सुल्तान रहे। वो 8 सितंबर 1779 को इस्तांबुल में पैदा हुए और 15 या 16 नवंबर 1808 को उन्हें महमूद के हुक्म पर कत्ल कर दिया गया। वो अब्दुल हमीद अव्वल के बेटे थे और उनकी वालिदा सुल्तान आयशा सीना परवर सुल्तान थी, जबकि निगहत सजा सुल्तान को उनकी हकीकी मां तस्वुर किया जाता है। सुल्तान मुस्तफा राबे के बाद महमूद सानी 1808 से 1839 तक 30वें उस्मानी सुल्तान थे। सलीम सालिस के बाद जिस उस्मानी सुल्तान ने इस्लाह का काम जारी रखने की कोशिश की, वो महमूद ही थे। महमूद सुल्तान अब्दुल हमीद अव्वल का बेटा था। बदमनी, सरकशी और बगावतों से उसके दौर का आगाज हुआ। मिस्र में मकामी ममलूक सरदार बेलगाम हो चुके थे और अरब ने नजद के सऊदी खानदान को उरूज हासिल हुआ और सऊदी अफवाज ने हिजाज पर कब्जा करके इराक और शाम तक छापे मारने शुरू कर दिए। यूनान ने भी अपनी आजादी का ऐलान कर दिया। महमूद ने 18 साल के अंदर तमाम बगावतों का खात्मा कर दिया। मिस्र के वाली मोहम्मद अली ने मिस्र और शाम में अमन कायम कर दिया। हिजाज को सऊदी अफवाज से वापस ले लिया और 1826 में यूनान की बगावत भी खत्म कर दी। उसी साल यनीचरी का भी खात्मा कर दिया गया, जिसके सरदार और सिपाही सल्तनत के लिए एक मुसीबत बन गए थे। महमूद ने अब उनकी जगह जदीद तर्ज की एक नई फौज तैयार की, जिसकी वर्दी यूरोपी तर्ज की थी और पगड़ी की बजाय तुर्की टोपी पहनती थी। सुल्तान ने बुक्ताशी और दरवेशों का भी खात्मा कर दिया, जो इस्लाहात की राह में बहुत बड़ी रुकावट थे। इसके अलावा महमूद ने जागीरदारी निजाम पर भी पाबंदियां लगाईं और यह हुक्म जारी किया कि कोई शख्स मुकदमे के बगैर कत्ल न किया जाए। सुलेमान कानूनी के जमाने से यह कायदा हो गया था कि सलातीन ने दरबार में आना छोड़ दिया था। सारी कार्रवाई वजीर आजम की सदारत में होती थी। महमूद ने इस दस्तूर को तोड़ा और पाबंदी से दीवान में आना शुरू कर दिया। इन इस्लाहात के बाद तवक्को थी कि सल्तनत उस्मानिया तरक्की की राह पर गामजन हो जाती, मगर मगरबी कुव्वतें खुसूसन रूस ये नहीं चाहता था कि सल्तनत उस्मानिया फिर एक बड़ी ताकत बन जाए। उन्होंने सल्तनत उस्मानिया के मामलात में मुदाखलत शुरू कर दी और सल्तनत से जंग छेड़ दी। 20 अक्टूबर सन 1827 को यूनान, रूस, इंग्लैंड और फ्रांस के मुतहदा बैरी बेड़े ने हमला करके उस्मानी बेड़े को बिल्कुल तबाह कर दिया। रूसी फौजें बल्कान की तरफ बढ़ती हुई 1829 में अदरना तक पहुंच गईं। सुल्तान को रूस से फिर सुलह करनी पड़ी। रूसी दबाव के तहत यूनान को आजादी दे दी गई
रूसी अफवाज ने मफतूहा इलाके वापस कर दिए, मगर दरियाए डैन्यूब के धाने और दरिया के शुमाल में वाक़े रोमानिया के इलाके पर काबिज हो गया। इधर से इत्मीनान हुआ तो 1830 में फ्रांस अलजायर पर काबिज हो गया। 1831 में मिस्र के वाली मोहम्मद अली पाशा ने बगावत कर दी और उसकी फौजें इब्राहिम पाशा की क़यादत में शाम को फतह करती हुई तुर्की के कल्ब में कोताहियत तक पहुंच गईं और यह मालूम होता था कि अब उनका जल्द ही इस्तांबुल पर भी कब्जा हो जाएगा। इन हालात में सुल्तान महमूद सानी का इंतकाल हो गया। नाज़रीन, सुल्तान महमूद सानी की वफात के बाद सुल्तान अब्दुल मजीद अव्वल सल्तनत उस्मानिया के हुक्मरान बने। सुल्तान अब्दुल मजीद अव्वल सल्तनत उस्मानिया के 31वें सुल्तान थे, जिन्होंने 2 जुलाई सन 1839 को अपने वालिद महमूद सानी की जगह तख्ते सुल्तानी संभाला। उनका दौरे हुकूमत कौम परस्तों की तहरीकों के आगाज का जमाना था। सुल्तान ने उस्मानियत के फरोग के जरिए कौम परस्ती को रोकने की नाकाम कोशिश की। हालांकि उन्होंने नए कवानीन और इस्लाहात के जरिए गैर मुस्लिम और गैर तुर्क अकवाम को उस्मानी मुआशरे में जम करने की भरपूर सही की। उन्होंने मगरबी यूरोप की अहम सियासी कुव्वतों बरतानिया और फ्रांस के साथ करीबी ताल्लुकात इस्तेवार किए और उन्हीं इत्तेहादियों के जरिए रूस के खिलाफ जंग करीमिया लड़ी। 30 मार्च 1856 को मुआहदा पेरिस के जरिए सल्तनत उस्मानिया को यूरोपीय अकवाम का बाकायदा हिस्सा करार दे दिया गया। अब्दुल मजीद अव्वल की सबसे बड़ी कामयाबी तंजीमात का ऐलान और निफाज था, जिसका आगाज उनके वालिद महमूद सानी ने किया था। इस तरह 1839 से तुर्की में जिद्दीयत का आगाज हो गया। 15 जून 1861 को सुल्तान अब्दुल मजीद अव्वल का इंतकाल हुआ तो उनके भाई सुल्तान अब्दुल अजीज अव्वल सल्तनत उस्मानिया के 32वें सुल्तान बने, जिन्होंने 25 जून 1861 से 30 मई 1876 तक अनाने इक्तदार संभाली। वो सुल्तान महमूद सानी के साहिबजादे थे और 1861 में अपने भाई अब्दुल मजीद अव्वल के बाद तख्ते सुल्तानी पर विराजमान हुए। सुल्तान अब्दुल अजीज अव्वल ने बल्कान के सूबों में बगावतों के बायस रूसी सल्तनत से दोस्ताना ताल्लुकात इस्तेवार किए। अब्दुल अजीज अव्वल के दौरे हुकूमत में सल्तनत उस्मानिया के फ्रांस और बरतानिया से भी ताल्लुकात कायम हुए और वो पहले सुल्तान थे जिन्होंने 1867 में मगरबी यूरोप का दौरा किया, जिसमें इंग्लैंड का दौरा भी शामिल था। उन्होंने ये सफर एक निजी रेल कार के जरिए किया जो आज भी इस्तांबुल के RMK अजायब घर में महफूज है। 1875 में सल्तनत उस्मानिया तकरीबन दिवालिया हो गई। इसकी वजह जहां एक जानिब अफवाज की जदीद खुतूत पर तरबियत और तंजीम नौ थी, वहीं इसमें सुल्तान के शाहाना और पुरतैश तर्ज जिंदगी और अजीम तामीराती मंसूबाजात का भी हाथ था। अलावा अजीम 1875 में बोस्निया और 1875 में ही बल्गारिया में बगावतें हुई और 11 मई 1876 को दारुल खिलाफा में बगावत के नतीजे में 29 या 30 मई 1876 की दरमियानी शब सुल्तान को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया गया। 4 जून को उनकी लाश महल में पाई गई। उनकी मौत की हकीकी वजह तो मालूम नहीं हो सकी, ताहम खुदकुशी या कत्ल उनकी मौत का सबब समझा जाता है। उनकी वफात के बाद सुल्तान मुराद खामिस 1876 से 1904 तक खिलाफत उस्मानिया की बागडोर संभालने वाला सुल्तान था। वो 21 या 22 सितंबर 1840 को उस्मानिया महल इस्तांबुल में पैदा हुए, जबकि उनको 30 अगस्त 1904 को इस्तांबुल के मकाम पर दफनाया गया। वो अब्दुल मजीद अव्वल के बेटे और अब्दुल हमीद सानी के भाई थे। उनकी वालिदा जॉर्जिया के शहर पोती की विल्मा सुल्तान थी। मुराद खामिस ने कसीर तादाद में शादियां की। कुछ मौरिखीन के मुताबिक मुराद खामिस को उनके इक्तदार संभालने के चंद माह बाद ही माजूल कर दिया गया था। बादब बामुलाहिजा खिलाफत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अजीम आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुल्तान अब्दुल हमीद सानी तशरीफ ला रहे हैं। नाज़रीन, दर हकीकत सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 31 अगस्त 1876 से 27 अप्रैल 1909 तक खिलाफत उस्मानिया की बागडोर संभालने वाले सुल्तान थे। उन्होंने सुल्तान मुराद खामिस की जिंदगी में ही सल्तनत उस्मानिया की बागडोर संभाल ली थी। वो सल्तनत उस्मानिया के 34वें फरमारवा थे। जवाल के उस दौर में आपने बल्कान की बगावत, रूस के साथ एक नाकाम जंग लड़ी
اور 1897 میں یونان کے ساتھ ایک کامیاب جنگ لڑی۔ آپ نے 23 دسمبر 1876 کو پہلے عثمانی آئین کا اعلان کیا، تاہم 1878 میں پارلیمنٹ سے اختلاف رائے کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے مختصر مدت کے آئین اور پارلیمنٹ دونوں کو معطل کر دیا۔ وہ 21 یا 22 ستمبر 1842 کو استنبول میں پیدا ہوئے اور 75 برس کی عمر میں 10 فروری 1918 کو فوت ہوئے۔ عبدالحمید ثانی نعت گو شاعر بھی تھے۔ سلطنت عثمانیہ کی جدید کاری ان کے دور حکومت میں جاری رہی، بشمول بیوروکریسی میں اصلاحات، رمیلیا ریلوے اور اناتولیا ریلوے کی توسیع، بغداد ریلوے کی تعمیر اور حجاز ریلوے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 1898 میں پہلے مقامی جدید لا سکول کے ساتھ آبادی کی رجسٹریشن اور پریس پر قابو پانے کا ایک نظام قائم کیا گیا تھا۔ بہت سارے پیشہ ور سکول قانون سمیت شعبوں کے لیے قائم کیے گئے تھے، جن میں آرٹس، تجارت، سول انجینئرنگ، کسٹم، کاشتکاری اور لسانیات وغیرہ شامل ہیں۔ اگرچہ عبدالحمید ثانی نے 1881 میں استنبول یونیورسٹی بند کر دی تھی، تاہم اسے 1900 میں دوبارہ کھول دیا گیا اور پوری سلطنت میں ثانوی، پرائمری اور فوجی سکولوں کا نیٹ ورک بڑھا دیا گیا۔ ریلوے اور ٹیلی گراف کے نظام بنیادی طور پر جرمن فرموں نے تیار کیے تھے۔ ان کے دور حکومت کے دوران سلطنت عثمانیہ دیوالیہ ہو گئی، جس کے نتیجے میں 1881 میں عثمانی پبلک ڈیبٹ انتظامیہ کا قیام عمل میں آیا۔ سلطان عبدالحمید ثانی نے کثیر تعداد میں شادیاں کی۔ سلطان عبدالحمید ثانی کی وفات کے بعد سلطان محمد خامس 1909 سے 1918 تک خلافت عثمانیہ کی بات دور سنبھالنے والے سلطان تھے۔ وہ سلطنت عثمانیہ کے 35ویں فرما روا تھے۔ وہ 2 یا 3 نومبر 1844 کو توپکاپی محل استنبول میں پیدا ہوئے اور 73 برس کی عمر میں 3 یا 4 جولائی 1918 کو فوت ہوئے۔ وہ سلطان عبد المجید اول کے بیٹے اور ان کی والدہ سلطان کا نام صوفیہ سلطان تھا۔ سلطان محمد خامس کی وفات کے بعد سلطان محمد سادس یا محمد وحید الدین سلطنت عثمانیہ کے 36ویں اور آخری فرما روا تھے۔ وہ اپنے بھائی محمد خامس کے بعد 1918 سے 1922 تک تخت سلطانی پر براجمان رہے۔ انہیں 4 جولائی 1918 کو سلطنت کے بانی عثمان اول کی تلوار سے نواز کر 36ویں سلطان کی ذمہ داریاں دی گئی تھی۔ ان کے دور حکومت کا سب سے اہم اور بڑا واقعہ جنگ عظیم اول تھا، جو سلطنت عثمانیہ کے لیے تباہ کن ثابت ہوا۔ جنگ میں شکست کے نتیجے میں برطانوی افواج نے بغداد اور فلسطین پر قبضہ کر لیا اور سلطنت کا بیشتر حصہ اتحادی قوتوں کے زیر قبضہ آ گیا۔ اپریل 1920 کی سان ریمو کانفرنس کے نتیجے میں شام پر فرانس اور فلسطین پر برطانیہ کا اختیار تسلیم کر لیا گیا۔ 10 اگست 1920 کو سلطان کے نمائندوں نے معاہدہ سیورے پر دستخط کیے، جس کے نتیجے میں اناتولیا اور ازمیر سلطنت عثمانیہ کے قبضے سے نکل گئے اور ترکی کا حلقہ اثر مزید سکڑ گیا، جبکہ معاہدے کے نتیجے میں انہیں حجاز میں آزاد ریاست کو بھی تسلیم کرنا پڑا۔ ترک قوم پرست سلطان کی جانب سے معاہدے کو تسلیم کرنے کے فیصلے پر سخت ناراض تھے اور انہوں نے 23 اپریل 1920 کو انقرہ میں مصطفیٰ کمال اتا ترک کی زیر قیادت ترک ملت مجلس عالی، ترکی زبان میں ترک بیوک ملت مجلسی کا اعلان کر دیا۔ سلطان محمد سادس کو تخت سلطانی سے اتار دیا گیا اور عارضی آئین نافذ کیا گیا۔ قوم پرستوں نے جنگ آزادی میں کامیابی کے بعد 1 نومبر 1922 کو سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کا باضابطہ اعلان کر دیا اور سلطان کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دیتے ہوئے خاندان سمیت ملک بدر کر دیا گیا۔ 17 نومبر کو بذریعہ برطانوی بحری جہاز سلطان مالٹا روانہ ہو گئے اور بعد ازاں انہوں نے زندگی کے آخری ایام اطالیہ میں گزارے۔ 19 نومبر 1922 کو ان کے قریبی عزیز عبد المجید آفندی المعروف عبد المجید ثانی کو نیا خلیفہ چنا گیا، جو 1924 میں خلافت عثمانیہ کے مکمل خاتمے تک یہ ذمہ داری نبھاتے رہے۔ محمد سادس کا انتقال 16 مئی 1926 کو سان ریمو اٹلی میں ہوا اور انہیں دمشق کی سلطان سلیم اول مسجد میں سپرد خاک کیا گیا۔ عبد المجید ثانی آل عثمان کے اور دنیا بھر میں مسلمانوں کے آخری خلیفہ تھے، جنہیں سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد خاندان کا سربراہ منتخب کیا گیا۔
3 मार्च 1924 को तुर्क जमहूरिया की जानिब से खिलाफत के खात्मे के ऐलान के साथ ही उनका दौरे खिलाफत भी खत्म हो गया। वो 19 नवंबर 1922 से 3 मार्च 1924 तक खलीफा और सुल्तान रहे। 1 नवंबर 1922 को आखिरी उस्मानी सुल्तान मोहम्मद सादिस को इक्तिदार से बेदखल करने के बाद 19 नवंबर को अंकारा में तुर्क कौमी मजलिस ने उन्हें नया खलीफा बनाया। बादअज़ां मार्च 1924 में खिलाफत के खात्मे के बाद उन्हें भी अपने पेशरू की तरह अहले खाना के हमरा मुल्क बदर कर दिया गया। उनकी इकलौती साहिबजादी शहजादी खदीजा खैरिया आयशा दुर्र शहवार आखिरी निजाम हैदराबाद दक्कन नवाब मीर उस्मान अली खान के बेटे आजम जा के निकाह में दे दी गई। अब्दुल मजीद सानी 23 अगस्त 1944 को पेरिस फ्रांस में वाक़ अपनी रिहाइशगाह में इंतकाल कर गए, मगर उनकी वसीयत के मुताबिक उनके जसद खाकी को हिजाज मुक़द्दस ले जाया गया और उन्हें मदीना मुनव्वरा सऊदी अरब में सपुर्द खाक किया गया। नाज़रीन, यूं 3 बरे-आज़मों पर फैली अजीम खिलाफत उस्मानिया का खात्मा हो गया और उस्मानी खानदान दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में खाना बदोशी की जिंदगी गुजारने लगा। खिलाफत तो न बच सकी, मगर मफलूकुल हाली के बावजूद उस्मानी खानदान हर दौर में अपना खलीफा सरबरा मुकर्रर करते रहे। उस्मानी खानदान में बेतरतीब अहमद चहारुम निहाद, उस्मान चहारुम फवाद, मोहम्मद अब्दुल अजीज सानी, अली वासिब और मोहम्मद हफ्तम और खान उस्मानी खानदान के सरबरा मुकर्रर होते रहे। और 1991 में तुर्की में सुलेमान डेमरल की हुकूमत आई तो वो अमेरिका के दौरे पर गए तो उस्मानी खानदान के 42वें सरबरा अर्तुरुल उस्मान से मिले, जो एक रेस्टोरेंट के ऊपर सिर्फ 2 कमरों के फ्लैट में जिंदगी गुजार रहा था। सुलेमान डेमरल की ख्वाहिश पर अर्तुरुल उस्मान ने तुर्की का दौरा किया और अर्तुरुल उस्मान, जिसका नाम उसके जद्दे अमजद और तारीख के मशहूर जंगजू अर्तुरुल गाजी और उनके बेटे उस्मान गाजी के नाम पर रखा गया था, तुर्की में मौजूद उस्मानी महलों को आम सयाहों की तरह कतार में खड़ा होकर देख रहा था। जहां कभी उस्मानी फरमारवा शाही फरमान जारी किया करते थे, आज उस तोपकापी महल में अर्तुरुल उस्मान टिकट खरीद कर दाखिल हो रहा था। नाजरीन, ये थी खिलाफत उस्मानिया के वलवला अंगेज कयाम और दर्दनाक इख्तिताम की मुकम्मल दास्तान, जो अर्तुरुल से शुरू हुई और अर्तुरुल पर खत्म हो गई। इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी